So, hello everyone, myself Himanshu Ranjan, a second year MBBS student from a government medical college. तो आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि मोज़ले का पीरियोडिक टेबल कैसा था, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं ये सीखेंगे, और लास्ट में जाके हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का दूसरा नाम होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, मॉडिफाइड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। सो इट वाज प्रपोज्ड बाय मोज़ले। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसको देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, मोज़ले थे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। हमने क्या पढ़ा था कि जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल है, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड होता है, एटॉमिक वेट पे। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। ये दूसरा पॉइंट हो गया। मोज़ले ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। मोज़ले ने कैसे बोला कि जो पीरियोडिक फंक्शन होता है, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होता है, वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड होता है। तो मोज़ले ने क्या किया, मोज़ले डिड एन एक्सपेरिमेंट। मोज़ले ने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने क्या किया, ही बम्बार्डेड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन ऑन डिफरेंट मेटल सर्फेसेज एंड ऑब्टेन्ड एक्सरेज। इसको मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट आप वेट कीजिए। मोज़ले ने क्या किया, एक मेटल सरफेस लिया। मान लीजिए मोज़ले ने ये ले लिया मेटल सरफेस, ये हो गया आपका मेटल सरफेस, और ये मेटल है तो मान लेते हैं इसका एटॉमिक नंबर Z है, ठीक है। मोज़ले ने क्या किया, इस मेटल पे हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोजेक्ट किया। ये क्या मैंने बना दिया, ये बना दिया हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बीम। तो जब मोज़ले ने मेटल सरफेस पे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड किया, तो मोज़ले को कुछ रेज मिला। क्योंकि उन रेज का नाम मोज़ले को पता नहीं था, तो मोज़ले ने उन रेज का नाम रख दिया एक्स रेज। क्या रख दिया, एक्स रेज। आ गया समझ में। सो मोज़ले ने क्या किया, मोज़ले ने एक मेटल सरफेस लिया, उस मेटल सरफेस पे हाई स्पीड पे इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया, तो उस मेटल से कुछ रेज निकल कर आए, उन रेज को बोल दिया गया एक्स रेज। और मोज़ले ने ये बोला कि जो एक्स रेज निकल रहा है, तो इस एक्स रे का कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। तो जो एक्स रेज है उसका जो फ्रीक्वेंसी है, जब उसका हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं, तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर Z। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन मोज़ले साहब ने दिया कि जो एक्सरे निकलता है, उस एक्सरे का जो फ्रीक्वेंसी होता है, जब उसका हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं, तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर Z, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोज़ले डिड एन एक्सपेरिमेंट इन विच ही बम्बार्डेड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन ऑन डिफरेंट मेटल सरफेस। अलग अलग मेटल लिया, उस पर इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोजेक्ट किया और उससे एक्सरेज निकले। और उन सारे एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या आया कि जो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। क्या निकल के आया, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, ठीक है। जहाँ पर न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज है, और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। इस एक्सपेरिमेंट से मोज़ले ने क्या कंक्लूड किया, सो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट मोज़ले कंक्लूडेड दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है किसी भी एलिमेंट का, वो उसके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, तो सेम इंटरवल पर सेम प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट रिपीट होते हैं, ठीक है। सो इट मीन्स दैट व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, वैसे एलिमेंट्स जिनका प्रॉपर्टी सिमिलर होता है, वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं, गेट्स रिपीटेड आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। दिस इज ऑल्सो नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे एक चीज आपको और सिखाता हूं। देखिए, कोई पूछे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है
कि उसमें 9 वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको ग्रुप्स कहा जाता है, मतलब 9 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स, ठीक है। 9 वर्टिकल कॉलम्स उनको हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं। दूसरा, अब ये ग्रुप्स 9 कैसे हो गए? अभी तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में टोटल 8 ग्रुप थे, लेकिन जैसे ही हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आ गए तो 9 ग्रुप कैसे हो गए? तो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए 1 to 8 तो मेंडलीफ वाला ही था, मेंडलीफ का था 1 to 8। एक और एक्स्ट्रा ग्रुप ऐड हो गया इनर्ट गैस का, उस ग्रुप को नाम दिया गया 0 ग्रुप। तो एक और ग्रुप आ गया 0 ग्रुप, वो किसका था? इनर्ट गैस का, ठीक है। 0 ग्रुप ऑफ इनर्ट गैसेस, ठीक है। तो हो गया ना 1 to 8 तो मेंडलीफ वाला 8 ग्रुप ये, और इनर्ट गैस डिस्कवर हो गया था तो उनके लिए बन गया 0 ग्रुप। तो 8 + 0 कितना हो गया? 8 + 0 = हो गया 9, ठीक है। 8 ग्रुप पहले से, एक और ग्रुप 0 ऐड हो गया तो टोटल ग्रुप 9 ग्रुप हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट था इनर्ट गैसेस को पीरियोडिक टेबल में लाने का काम किन साइंटिस्ट ने किया था? रैमसे ने। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे कि इनर्ट गैसेस, वैसे ये पॉइंट फैक्चुअल है, इससे क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसको लिख देता हूँ। इनर्ट गैसेस वर इंट्रोड्यूस्ड इन पीरियोडिक टेबल बाय रैमसे। रैमसे साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने ही क्या किया था? इनर्ट गैस को इंट्रोड्यूस किया था पीरियोडिक टेबल में। और लास्ट पॉइंट ये है कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ये 4 कैरेक्टरिस्टिक है कि 9 वर्टिकल कॉलम्स है जो ग्रुप बोलते हैं, इनर्ट गैस को किसने इंट्रोड्यूस किया था? रैमसे ने किया था, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं जिनको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं लॉन्ग फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। सो लॉन्ग फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको हम लोग बोर, ब्यूरी, रैंग एंड वर्नर पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, लेकिन जो लॉन्ग फॉर्म होता है इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक नंबर। सो पहला पॉइंट इसके बारे में यह है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द बोर, ब्यूरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक नंबर, ठीक है। इस मॉडल को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? रैंग एंड वर्नर। दूसरा पॉइंट हो गया। बताइए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था? मोजले ने। उसी तरीके से जो लॉन्ग फॉर्म होता है उसको किसने दिया? रैंग एंड वर्नर ने। लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। तो तीसरा पॉइंट, देयर आर 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स, ठीक है। IUPAC के अकॉर्डिंग जो सारे ग्रुप्स हैं उनको नंबरिंग करते हैं 1 से लेकर 18 तक, मतलब फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप एंड सो ऑन अप टू 18th ग्रुप, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू IUPAC 18 वर्टिकल कॉलम्स आर नेम्ड एज फर्स्ट टू 18th ग्रुप। अब हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉन्ग फॉर्म है और जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल है उन दोनों में क्या कोरिलेशन है। So the correlation between the groups in long form of periodic table and in Mendeleev periodic table are given below। देखिए मेंडलीव ने क्या किया था? मेंडलीव का 8 ग्रुप था जिसमें पहले 7 ग्रुप को मेंडलीव ने हर एक ग्रुप को 2-2 सब ग्रुप में डिवाइड किया था, ए और बी में। तो फर्स्ट ए देखिए, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, 5A 5B, 6A 6B, सेवन्थ ए सेवन्थ बी, ठीक है। और 8th ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया था मेंडलीव ने। तो जो मेंडलीव का फर्स्ट ए ग्रुप है वो लॉन्ग फॉर्म का ग्रुप 1 कहा जाता है। जो मेंडलीव का सेकंड ए है वो ग्रुप नंबर 2 कहा जाता है लॉन्ग फॉर्म का। जो मेंडलीव का थर्ड बी था उसको हम लोग ग्रुप नंबर 3 बोलते हैं। जो 4 भी था उसको 4 बोलते हैं। जो 5 भी था 5 बोलते हैं। तो इसी तरीके से इसको आप एक और देख लेंगे। जो मेंडलीव का 6A ग्रुप था उसको 16th ग्रुप बोलते हैं। जो मेंडलीव का थर्ड ए ग्रुप था उसको 13th ग्रुप बोलते हैं। ये आपको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए, उस ऑब्जेक्टिव का आंसर गया ग्रुप नंबर 15। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्टिव है उसका आंसर गया ग्रुप नंबर 15। अब आपको ऑप्शन में कहीं भी ग्रुप 15 दिखेगा नहीं, उसमें दिखेगा 5A। क्या दिखेगा? 5A, क्योंकि ग्रुप 15 को तो 5A बोलते हैं। 5A हो गया अकॉर्डिंग टू मेंडलीव और 15 हो गया अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो इसलिए आपको मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बीच में कोरिलेशन पता होना चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ा एक डिमेरिट था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का कि मेंडलीव वाई का आंसर नहीं दे पाए थे। वाई, WHY, जब वाई से उनका आंसर पूछा गया वाई
कि पीरियोडिसिटी क्यों रिपीट करता है। आपने बोला कि जो मेरा पीरियोडिक टेबल है इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। इसका मतलब जब हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट, तो वैसे एलिमेंट्स जिनका प्रॉपर्टी सिमिलर होता है वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं। तो क्यों रिपीट करते हैं, तो ये जब क्यों का क्वेश्चन पूछा गया मेंडलीव से, तो मेंडलीव इसका आंसर नहीं दे पाए, लेकिन इस बात का आंसर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देता है। कैसे? वो ये बोलता है कि जो भी एलिमेंट्स एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं उन सब का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सेम होता है। मतलब उनके आउटर मोस्ट सेल में उनका जो वैलेंस सेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है, सेम होता है, इसलिए उनका प्रॉपर्टी भी सिमिलर होता है। ठीक है, सो एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप, एक ग्रुप से बिलोंग करने वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल, उनके आउटर मोस्ट सेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो देयर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, इसलिए उनके प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा लगभग डेवलपमेंट वाला जो पार्ट था, जो हिस्ट्री का पार्ट था, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, प्राउट हाइपोथेसिस से, और कहाँ पर लाके ख़त्म कर दिया, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या इसी को बोलते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो किसी भी नाम से क्वेश्चन आए तो उसको आप बना देंगे एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल 4 सेल्स होते हैं। कौन कौन? एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल। ठीक है, हम लोग जानते हैं एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं विद अपोजिट स्पिन। हुंड्स रूल यही तो कहता है एटॉमिक स्ट्रक्चर का कि हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उन दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए। तो एस सबसेल्स में कितना डब्बा होता है? एक डब्बा। एक डब्बा कहने का मतलब एक ऑर्बिटल होता है और एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एस सबसेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। जब हम लोग पी सबसेल की बात करेंगे तो पी सबसेल कंटेन्स 3 ऑर्बिटल, ईच ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, सो 3 ऑर्बिटल कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन। सो पी सबसेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। उसी तरीके से डी सबसेल की बात करते हैं तो डी सबसेल में 5 डब्बे होते हैं। 5 डब्बे कहने का मतलब 5 ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरीके से एफ सबसेल में 7 डब्बे होते हैं। 7 डब्बे मतलब 7 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 ऑर्बिटल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन फिर मैं उसको एक ब्रशअप कर दिया कि एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं कुछ और समझाता हूँ। एक देखिए क्या होता है, हम लोग इस पूरे चैप्टर में कभी भी पीरियड्स को डिनोट करते हैं तो वो एन से डिनोट करते हैं, यानी पीरियड नंबर इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। स्मॉल एन से किसको डिनोट करेंगे? पीरियड नंबर को। और इधर हम लोग लिखते हैं सबसेल। क्या लिखते हैं? सबसेल। हम लोग जानते हैं कि जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है उसमें टोटल 7 पीरियड्स होते हैं, यानी फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और 7th पीरियड, यानी 7 पीरियड होते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं 4 सबसेल होते हैं। कौन कौन? अभी तुरंत पढ़ाया था, एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल और एफ सबसेल। ठीक है, देखिए फर्स्ट पीरियड में सिर्फ एस होता है, इसलिए फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 1s होता है। सेकेंड पीरियड में क्या होता है? 2s होता है और 2p होता है। थर्ड पीरियड में 3s होता है, 3p होता है। फोर्थ पीरियड में 4s होता है, 4p होता है और 3d होता है। फिफ्थ पीरियड में 5s होता है, 5p होता है और 4d होता है। सिक्स्थ पीरियड में 6s होता है, 6p होता है, 5d होता है और 4f होता है। ठीक है, उसी तरीके से 7th पीरियड में 7s होता है, 7p होता है, 6d होता है और 5f होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि फर्स्ट पीरियड में 1s होता है, सेकेंड पीरियड में 2s और 2p होता है, थर्ड पीरियड में 3s 3p होता है एंड सो ऑन। इसको मैं कैसे लिखा हूँ ये आपको बताऊंगा, ये आपको याद नहीं करना है, ये कंसेप्ट मैंने लिख दिया। देखिए कोई भी जब पीरियड स्टार्ट होता है तो वो स्टार्ट होता है s से और ख़त्म होता है p पे। देखिए सेकेंड पीरियड देखिए स्टार्ट हुआ s से, खत्म हो गया p पे। अच्छा फर्स्ट पीरियड में तो 1p होता ही नहीं है, इसलिए s से स्टार्ट हुआ s पे ही खत्म हो गया। आप थर्ड पीरियड को ऑब्जर्व कीजिए तो स्टार्ट हुआ ये s से, खत्म हो गया p पे। जो फोर्थ पीरियड है वो भी स्टार्ट हुआ s से, खत्म हो गया p पे। तो एनी पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम s एंड एंड्स एट p। ये पहला ऑब्जर्वेशन यहाँ से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा, जो s और p होते हैं वो हमेशा आउटर मोस्ट होते हैं, मतलब n नंबर वाले होते हैं। देखिए
अगर हम लोग थर्ड पीरियड की बात करें तो एस और पी देखिए 3s 3p आ रहा है। अगर फिफ्थ पीरियड की बात करते हैं तो देखिए 5s और 5p ही आ रहा है। अगर हम सेवन्थ पीरियड की बात करते हैं तो एस और पी हमेशा 7s और 7p आ रहा है। मतलब अगर कोई n पीरियड होगा तो एस और पी हमेशा ns और np वाले ही होंगे। ये आपको समझ में आ गया। जो डी होता है वो हमेशा एक कम वाला होता है। देखिए 7p है तो d एक कम वाला है, देखिए 6d है। अगर 6p है तो देखिए d 5d है, मतलब एक कम वाला है। अगर 5p की बात करते हैं तो देखिए d एक कम वाला है, 4d है। तो हम दूसरा कंक्लूजन क्या निकला कि जो d होता है हमेशा एक कम वाला आता है, यानी d हमेशा एक कम वाला आता है। लिख दिए कि d हमेशा एक कम वाला आता है। तो अगर s और p n वाला है तो d होगा n-1 वाला। अच्छा, एक चीज़ और ऑब्जर्व कीजिए कि जो f होता है वो हमेशा दो कम वाला होता है। जैसे यहाँ पर 7p है तो देखिए f आया कौन सा 5 वाला, यानी दो कम हो गया। अगर यहाँ पर 6p है तो देखिए f कौन आया है 4 वाला, यानी 6-2, यानी f जो है वो दो कम वाला है। उस तरीके से अगर 5p है तो इसमें तो f होता ही नहीं है। तो जहाँ भी f है मतलब 6th पीरियड से f आना चालू हो जाता है। तो 6th और 7th पीरियड को आप ऑब्जर्व कीजिए तो जो f होता है वो हमेशा दो कम वाला होता है। यानी लिख दिए कि जो f होता है वो हमेशा दो कम वाला होता है। आपको नहीं आएगा क्या समझ में? ठीक है, अब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। सबसे पहले फिल होता है ns, उसके बाद फिल होता है n-2f, उसके बाद फिल होता है n-1d और सबसे आखिरी में फिल होता है np। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेंगे कि सबसे पहले फिल होता है ns, देन n-2f, देन n-1d, देन np। देख लीजिए, सबसे पहले फिल हो गया ns, फिर हो गया n-2f, फिर हो गया n-1d और फिर हो गया आपका np। तो ये है आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने का ऑर्डर। ठीक है, तो ये आपको पूरा याद हो गया ना, पीरियड नंबर और सबसेल। तो मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। इस 10 सेकंड में आप इस पूरे क्या कहते हैं पीडीएफ को, जो पूरा पीपीटी आपके सामने दिख रहा है, इसको आप ध्यान से देख लें मैंने क्या आपको समझाया है। ठीक है, क्या समझाया है कि कोई भी पीरियड स्टार्ट कहाँ से होता है एस से, खत्म कहाँ पे होता है पी पे। डी हमेशा कौन वाला आता है एक कम वाला आता है। एफ हमेशा कौन आता है दो कम वाला होता है। और हम लोग इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, सबसे पहले एस में, देन एफ में, देन डी में, देन पी में। सबसे पहले एस में, देन एफ में, देन डी में, देन पी में। ये आपको आगे बहुत काम करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अब मैं आपको सिखाता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो क्योंकि आप ये पढ़ रखे हैं, ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ कि मैंने पहले क्या पढ़ा है आपको। मैंने आपको ये बोला कि S और P जो हमेशा होता है वो n वाला आता है, यानी nth वैल्यू वाला आता है। ठीक है, जो D होता है वो हमेशा n-1 वाला आता है, यानी n-1th वैल्यू हो गया। और जो F होता है वो हमेशा दो कम वाला होता है, यानी n-2th वैल्यू हो गया। आ रहा है समझ में आपको अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम बोले कि आप हाइड्रोजन का लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होगा 1s1 होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। तो एक बार मैं लिख देता हूँ, क्या था पहले था 1s, फिर क्या था 2s 2p, फिर क्या था 3s 3p, फिर क्या था 4th। तो पहले 4 में क्या भरेंगे 4s, फिर भरेंगे 4p और एक कम वाला आ जाएगा d, फिर आता है 5 पे तो होगा 5s हो जाएगा, 5p हो जाएगा और एक कम वाला d हो जाएगा। अब आता है 6th पीरियड, तो 6th पीरियड से f भी आ जाता है। तो पहले भरेंगे 6s, फिर भरेंगे 6p, फिर आ जाएगा 5d एक कम वाला और f आ जाएगा दो कम वाला। फिर हम लोग बढ़ते हैं 7th में 7s आएगा, 7p आएगा, फिर एक कम वाला d आएगा और दो कम वाला f आएगा, यानी कि 5f। एक मिनट, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो इसमें भरेंगे तो 1s1 हो गया। हीलियम का 2 होता है, हम जानते हैं कि s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं तो 1s2 हो गया। लिथियम का बात करें तो पहले 1s भरेगा तो 1s2 हो गया और फिर 2s1 लिख देंगे। बेरिलियम को बोलेंगे तो 1s2 और 2s2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भरते जाइए। ये कितना आसान है इसको याद करना, है ना। और देखिए मैं ऑर्डर में भरा हूँ, पहले 6s, फिर 4f, फिर 5d, फिर 6p, यानी पहले मैंने ns भरा, फिर n-2f भरा, फिर n-1d फिल होता है और सबसे लास्ट में np फिल होता है। तो इस तरीके से इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप लिख लिख के समझेंगे। मैंने आपको ये बता दिया इसको कैसे लिखा जाता है। मैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसको मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। और 1 to 30 तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तो आपको लिखने आना ही चाहिए। ठीक है, तो इसको आप एक ब्लैंक पेपर लें, उसमें लिख लिख के प्रैक्टिस करें। जिस भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने में आपको दिक्कत हो रही है तो उसका आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखें कि सर मुझे एल्यूमिनियम का लिखने में दिक्कत हो रहा है, फॉस्फोरस का लिखने में दिक्कत हो रहा है। मैं अगले क्लास में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वाले एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, देखिए
जैसे अगर मैं बात करूं क्रोमियम की, किसकी बात करूं, मैं अगर बात करूं क्रोमियम की, तो देखिए क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24, ठीक है। तो मैं लिखता हूं, देखिए अगर मैं अपने अकॉर्डिंग चलूं इस वाले से जो मैंने आपको ये पढ़ाया, तो क्रोमियम को पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है 24। तो देखिए क्रोमियम का हो गया 24, तो बताइए पहले क्या होगा 1s, तो 1s में क्या होगा 2, तो 1s 2 लिख दिए। फिर आएगा 2s, तो 2s 2 लिख दिए। फिर आएगा 2p, तो 2p में 2p6 लिख दिए। फिर आएगा 3s, तो हो जाएगा 3s2। फिर आएगा 3p, तो लिख देंगे 3p6। फिर आएगा 4s, तो लिख देंगे 4s2। अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं एक बार, तो 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20, मतलब अभी 20 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया, यानी 4s तक फिल कर दिया। अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स और फिल करने हैं, तो 3d आता है उसके बाद, तो 3d में हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, ठीक है। अब ये हो गया मेरा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का है, दिस इज रॉन्ग। आप बोलोगे सर ये रॉन्ग क्यों है? देखिए जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, कोई भी ऑर्बिटल हाफ फील्ड या फुल फील्ड होता है तो वो स्टेबल होता है, यानी हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स। जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। देखिए यहाँ पर D4 है, तो D में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, अभी तुरंत मैंने आपको पढ़ाया था कि D में टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो D में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो D में अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स रहे या उसका आधा, अगर D में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहे, यानी जो D10 और D5 होता है, इट इज मोर स्टेबल देन एनी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पर D4 है, तो क्रोमियम क्या चाहेगा कि हम अपने D को स्टेबल कर लें। स्टेबल कैसे करेगा, अगर ये D4 से D5 बन गया तो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल हो जाएगा। तो क्रोमियम क्या करता है, अपने 4s से एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवा देता है किसमें, D में, ताकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल बन जाए। तो रीअरेंज करने के बाद जो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो क्या बनता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, क्योंकि s में से एक इलेक्ट्रॉन d में जंप कर गया है। तो अब 4s2 ना लिख के हम लोग 4s1 लिखेंगे और 3d क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग जब किया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसके इंट्रोडक्शन में ही मैंने आपको बोला था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसेप्चुअल के साथ साथ फैक्चुअल भी होता है। अब देखिए मैं इसको एक्सप्लेन कर दिया कि देखिए D5 स्टेबल होता है, तो इसलिए ये रीअरेंजमेंट होकर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया। लेकिन आपको क्या रखना है, इसको ध्यान में रखना है कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है, D4 ना होकर D5 होता है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए है ना, क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, देखिए लास्ट में क्या आता था 4s2 3d4, लेकिन हम लोग जानते हैं हाफ फील्ड स्टेबल होता है, इसलिए इसको हम लोग रीअरेंज किए, और रीअरेंज करने के बाद क्या बन गया 3d5 4s1। देखिए D5 हो गया ना, D5 हो गया तो क्रोमियम स्टेबल हो गया, क्रोमियम भी खुश, हम भी खुश, ठीक है। उसी तरीके से एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर का। देखिए कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 29। पहले इसको हम लिख के सीखते हैं ना एक बार कैसे होता है ये। देखिए इसको इरेज करता हूं मैं एक बार, हाँ ठीक है। चलिए हम लोग कॉपर का लिखते हैं। बताइए कॉपर का कितना होता है एटॉमिक नंबर 29, मतलब हमें 29 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने स्टार्ट करते हैं 1s से, तो 1s2, फिर आते हैं 2s पे तो हो गया 2s2, फिर आते हैं 2p पे तो होगा 2p6, फिर आएंगे 3s पे तो होगा 3s2, फिर आएंगे 3p पे होगा 3p6, फिर आएंगे 4s पे तो होगा 4s2, फिर आएंगे 3d पे, पर एक गिन लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20, यानी हमको 9 इलेक्ट्रॉन और भरना है। बताइए 4s के बाद क्या आता है 3d, तो 3d में कितना आएगा 9 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कायदे से कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होना चाहिए, लेकिन दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। क्यों, सेम रीज़न। अभी हमने क्या पढ़ा कि D में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं इट इज़ मोर स्टेबल देन पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल। इसीलिए कॉपर ये चाहता है कि मेरा D9 जो है वो D10 बन जाए। तो D9 से D10 बनाने के लिए कॉपर क्या करता है, अपने S में से एक इलेक्ट्रॉन को उठा के किस में रख देता है, D में, ताकि मेरा D10 बन जाए और मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल बन जाए। देखिए हमारा नेचर का ये रूल है कि एवरीवन इज गोइंग टू बी स्टेबल, मतलब हर एक चीज़ चाहती है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए। तो कॉपर भी चाह रहा था कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाए। तो कॉपर को अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए अपना D ऑर्बिटल को फिल करना पड़ेगा, D9 से D10 करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, S से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के D में रख दिया। तो जो कॉपर का नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना वो क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 4s2 नहीं 4s1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया डी के पास और हो जाएगा 3d10। तो ये हो गया आपका कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी 1 to 30 तक एटॉमिक नंबर में 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है। उसका पहला एग्जांपल है क्रोमियम और दूसरा एग्जांपल है कॉपर। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे लिखा हुआ है। देखिए क्रोमियम का एक पढ़ लिया हमने, कॉपर देखिए, कॉपर का देखिए 4s2 3d9 आ रहा था। ये फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड स्टेबल होता है, इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन गलत हो गया। तो इसको हम लोग रीअरेंज किए और रीअरेंज करने के बाद क्या बन गया 4s1 3d10 बन गया, 3d10 फुल फील्ड। तो कॉपर क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो 1 to 30 में 2 आपको याद रखने हैं। उसी तरीके से 4 एलिमेंट्स और हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है और वो आपको याद रखने हैं। यानी टोटल 4 में भी और बताऊंगा, 2 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्रोमियम और कॉपर। तो 4 + 2 6, यानी टोटल 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको एज इट इज़ याद कर लेना है, क्योंकि नीट में ये कई बार पूछे जा चुके हैं। तो मैं दिखाता हूँ उसका लिस्ट, ये रहा लिस्ट। तो ये 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद कर लेना है। सर ये एक दिन में याद हो जाएगा? नहीं, एक दिन में नहीं याद होगा। जब आप बार बार इसको लिखेंगे, जब आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन बनाए तो लिख लिख के बनाए। मैंने आपको बोला था ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन कभी भी बनाना है तो लिख लिख के बनाना है। तो आप क्वेश्चन लिख लिख के बनाएंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्रोमियम और कॉपर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उस तरीके से एक है पैलेडियम, लैंथेनम, एक्टीनियम और गैडोलिनियम। ये 4 ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है। तो इन 6 को आप याद कर लें। जैसे लिखा हुआ ना लैंथेनम का जेनॉन 5d1 6s2, तो इसको आप याद कर लें। ठीक है, आप जब प्रीवियस ईयर नीट का पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ पहले एग्जाम में प्रीवियस ईयर में इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लें। रिमेंबर जहाँ मैंने लिख दिया तो उसमें दिमाग नहीं लगाना है। देखिए मैं चाहूँगा तो एक एक को एक्सप्लेन करूँगा, आपको समझाऊंगा, लेकिन इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं, इसलिए आप यहाँ पे इस 6 को याद कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ, क्या पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स। मैं आपको पीरियड के बारे में पढ़ा देता हूँ और ग्रुप के बारे में पढ़ा देता हूँ। अभी हम लोग जानते हैं कि जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है उसमें टोटल कितने पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड। हम लोग पीरियड को किससे डिनोट करते हैं, एन से। तो देखिए पीरियड 1, पीरियड 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 पीरियड हो गए। ठीक है, अभी हमने तुरंत पढ़ा था कि फर्स्ट में सिर्फ 1s होता है, सेकंड में 2s2p आता है, थर्ड में 3s3p आता है, फोर्थ में पहले 4s आता है, 4p आता है और एक कम वाला d होता है, 3d होता है। फिफ्थ में 5s होता है, 5p होता है और एक कम वाला 4 होता है। 6 में 6s होता है, 6p होता है, एक कम वाला d होता है और 2 कम वाला f होता है, क्योंकि f कब से स्टार्ट होता है, 6th पीरियड से। 7th पीरियड में 7s होता है, 7p होता है। मैंने बोला था ना पहले s भरता है, उसके बाद देखिए f भरा, उसके बाद d हुआ, उसके बाद p आया। ठीक है, यही तो बताया था मैंने। सबसे पहले ns को फिल करते हैं, फिर n-2f फिल होता है, फिर n-1 d फिल होता है और फिर np फिल होता है। तो देखिए ns, n मतलब पीरियड नंबर। तो 7 के लिए क्या होगा, पहले 7s, तो पहले 7s भरेगा, फिर 7-2 यानी कि 7-2f फिल होगा, उसके बाद 7-1 d फिल होगा, 7-1 d फिल होगा और फिर np, n मतलब पीरियड नंबर, तो हो जाएगा 7p। तो क्या हो गया 7s, 7-2 हो गया 5f, 7-1 हो गया 6d और 7p। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, मैंने क्या बोला था कि जो लॉन्ग फॉर्म है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, इट इज बेस्ड ऑन बोर ब्यूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो देखिए कैसे बेस्ड है और कैसे मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ। देखिए एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए फर्स्ट पीरियड में टोटल 2 एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड पीरियड में 2s2p आता है, s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए सेकंड पीरियड में टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं। कहाँ से कहाँ तक, लिथियम से लेकर नियोन तक। आ रहा है कुछ समझ में। थर्ड पीरियड में क्या होता है, 3s और 3p होता है, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए एलिमेंट्स भी थर्ड पीरियड में 8 ही होते हैं। कौन कौन, सोडियम से लेकर आर्गन तक। आप अपने स्टडी टेबल के सामने देखिए, आपने चिपका रखा होगा क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो लॉन्ग फॉर्म है, उसको आप देखें और ऑब्जर्व करें। ठीक है, कोरिलेट करें हमारे पीडीएफ से और अपने पीरियोडिक टेबल से। फोर्थ पीरियड में 4s आता है, 3d आता है, 4p आता है, s में 2 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 + 10 12, 12 + 6 18, यानी फोर्थ पीरियड में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए टोटल 18 एलिमेंट्स। आ रहा है कुछ समझ में। तो इस तरीके से मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि जो पीरियोडिक टेबल है हमारा लॉन्ग फॉर्म, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर
बेस्ड है, ठीक है। जो फर्स्ट पीरियड होता है उसमें 2 एलिमेंट्स आता है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड। कोई पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो आप क्या आंसर मार्क करेंगे, पीरियड नंबर 1। जो सेकंड और थर्ड होते हैं उनमें 8 एलिमेंट्स आते हैं, इसलिए सेकंड और थर्ड पीरियड को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट पीरियड, ठीक है। जो फोर्थ और फिफ्थ होते हैं उनमें टोटल 18 एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए उनको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग पीरियड, ठीक है। और जो सिक्स्थ और सेवेंथ होते हैं उनमें 32 एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। तो कैसे याद रखेंगे आप, शॉर्टेस्ट, शॉर्ट शॉर्ट, लॉन्ग लॉन्ग, लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट, ठीक है। शॉर्टेस्ट पीरियड फर्स्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड कौन सा, फोर्थ और फिफ्थ, लॉन्गेस्ट 6 और 7, और शॉर्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। सो ये आपको मैंने बता दिया। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, जो पीरियड नंबर क्या होता है इज इक्वल्स टू आउटर मोस्ट सेल। जो आउटर मोस्ट सेल होता है वही पीरियड नंबर होता है। इस कंसेप्ट में और अच्छे से समझाऊंगा जब मैं बताऊंगा ना आपको कि पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप कैसे निकालते हैं, तो ये आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा लोड ना लें इस चीज़ की। अगला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पीरियड। सबसे लिखते मैं बोल रहा हूँ, जैसे फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, तो फर्स्ट पीरियड में आने वाला जो सबसे है 1 है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भी हैं। सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं, तो सिक्स्थ पीरियड में आने वाले जितने भी सबसेल हैं उनमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, है ना। वही तो लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड, एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका जो नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है, उस पीरियड में आने वाले सबसेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये आपको बढ़ा दिया मैंने, ये आप याद रखेंगे कि सबसे पहले NS फिल करते हैं, फिर N-2F फिल करते हैं, फिर N-1D फिल करते हैं, और फिर NP फिल करते हैं। आ रहा है समझ में। चलिए अब ये तो हो गया पीरियड्स के बारे में, यानी हम लोग पढ़ लिया डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड्स। अब पढ़ते हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक एक करके सारे ग्रुप के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं ना कि टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं हमारे लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट ग्रुप से, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, हाँ ये सही है। देखिए फर्स्ट बोले, या इसी को हम लोग 1A बोलते हैं। 1A क्यों बोले, अरे मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था और जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उन दोनों में कोरिलेशन होता है, तो जो फर्स्ट पीरियड होता है उसी को 1A बोलते हैं, और इनका जनरलाइज नाम क्या है, अल्कली मेटल्स। क्यों, क्योंकि ये अल्कली मेटल्स इनको क्यों बोलते हैं ये मैं आपको पढ़ा दूंगा S ब्लॉक में, ठीक है, कि इनको अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम लोग कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट ग्रुप में। तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। अब देखिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, लिथियम का लिखिएगा तो 1s2 2s1, जब सोडियम का लिखिएगा तो आप लिख के देखें 1s2 2s2 2p6 3s1, जब आप पोटासियम का लिखिएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। देखिए सब में देख रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है 1s1, यहाँ आ रहा है 2s1, यहाँ आ रहा है 3s1, यहाँ आ रहा है 4s1। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि लिथियम किस पीरियड से बिलोंग करता है, सेकंड पीरियड से, तो 2s1 आ रहा है इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, 3s1। पोटासियम फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, 4s1। तो अगर कोई एलिमेंट n पीरियड से बिलोंग करता है और अगर वो फर्स्ट ग्रुप का है तो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो हम बोलेंगे सर ns1। आ रहा है समझ में। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बोलेंगे NS1। कोई पूछे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट सेल और वैलेंस सेल्स ऑफ दीज एलिमेंट्स, तो हम बोलेंगे कि इन सब के आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम बोलेंगे 1। कुछ आ रहा है समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकंड ग्रुप पे, तो सेकंड ग्रुप बोलते हैं या इसी को सेकंड A बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, या इसी का दूसरा नाम होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये 5 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेकंड ग्रुप में आते हैं। इसमें बेरिलियम को हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं ये S ब्लॉक में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। उसी तरीके से कैल्शियम का आप लिख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए बेरिलियम का आउटर मोस्ट 2s2, मैग्नीशियम का 3s2, कैल्शियम का 4s2। तो अगर कोई एलिमेंट n पीरियड का होगा तो क्या हो जाएगा ns2। जैसे बेरिलियम सेकंड पीरियड का है, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड का है तो 3s2, कैल्शियम फोर्थ पीरियड का है तो 4s2। तो अगर कोई एलिमेंट nth पीरियड में आ रहा है और वो सेकंड ग्रुप में आ रहा है तो उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ns2, तो लिख दिया ना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल्स टू ns2। अच्छा इनके वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम बोलेंगे सबके सर आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स
टू 2। यही तो है पीरियोडिसिटी का प्रॉपर्टी। पीरियोडिसिटी क्यों रिपीट करता है ग्रुप में, यही तो बोला कि एक ग्रुप में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन की नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है, वो इक्वल होता है, इसलिए उनका प्रॉपर्टीज भी इक्वल होता है। देख रहे हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन पांचों एलिमेंट्स का जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 2-2 इलेक्ट्रॉन सबका है, इसलिए इन पांचों का प्रॉपर्टी क्या होता है, सिमिलर होता है। चलिए हम लोग फर्स्ट पढ़ लिए, सेकंड पढ़ लिए। डी ब्लॉक में यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, डी ब्लॉक हम लोग सीधा डी ब्लॉक में पढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, 13th ग्रुप से। कहाँ कंप्लीट हो जाता है, 18th ग्रुप पे। तो हम लोग 13th ग्रुप से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं 13th ग्रुप। इसको हम लोग 13th ग्रुप बोलते हैं, या इसी को 3A बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मेंडलीव। और क्योंकि इस ग्रुप का सबसे फर्स्ट एलिमेंट कौन होता है, बोरॉन, इसलिए इसको हम लोग बोरॉन फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है। बताइए बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले मैं बताता हूँ कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं 13th ग्रुप में। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, टोटल 5 एलिमेंट्स आते हैं। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p1। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो एल्यूमिनियम का नंबर होता है 13, तो लिख लेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। इस तरीके से आप गैलियम का भी लिख लेंगे। हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखते हैं ना, बोरॉन का आ रहा है 2s2 2p1, बोरॉन सेकंड पीरियड का है। एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का है तो 3s2 3p1। गैलियम फोर्थ पीरियड का है तो 4s2 4p1। तो अगर कोई एलिमेंट 13th ग्रुप से बिलोंग कर रहा है और वो n पीरियड में आ रहा है, nth पीरियड में, तो क्या हो जाएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ns2 np1। नहीं है समझ में, तो व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ns2 np1। कोई पूछे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल्स ऑफ 13th ग्रुप, तो बोलेंगे 3। देखिए ना, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 2 + 1 3। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बोलेंगे इज इक्वल्स टू 3। अब आते हैं हम लोग 14th ग्रुप पे। देखिए ये सब आसान है, इसलिए इसको जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। 14th ग्रुप या मेंडलीव के अकॉर्डिंग इसको 4A बोलते हैं। इस ग्रुप का सबसे पहला एलिमेंट कार्बन होता है, इसलिए हम इसको कार्बन फैमिली बोलते हैं। देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, तो ये होगा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा आउटर मोस्ट को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो कार्बन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2s2 2p2, क्योंकि कार्बन सेकंड पीरियड से है। सिलिकॉन का 3s2 3p2, क्योंकि थर्ड पीरियड से है। जर्मेनियम का 4s2 4p2, क्यों, क्योंकि ये फोर्थ पीरियड से है। तो कोई अगर nth पीरियड से होगा तो क्या हो जाएगा, ns2 np2। आ रहा है समझ में। सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल्स टू ns2 np2। एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोलेंगे 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4। आ रहा है समझ में। अब आते हैं 15th ग्रुप पे। चलिए 15th ग्रुप, या इसी को हम लोग 5A बोलते हैं, या इसी को नाइट्रोजन फैमिली, या इसी को हम लोग निकोजन बोलते हैं, ठीक है। जो 15th ग्रुप के मेंबर्स होते हैं इनका यूज हम लोग फर्टिलाइजर बनाने में काम करते हैं। जैसे यूरिया हो गया, तो यूरिया जो होता है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, और इनका स्मेल कैसा होता है, ये फॉल स्मेलिंग होते हैं। तो इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब हम लोग सीधा किस पे बढ़ते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो नाइट्रोजन सेकंड पीरियड से होता है तो 2s2 2p3। फास्फोरस थर्ड पीरियड से होता है तो 3s2 3p3। आर्सेनिक फोर्थ पीरियड से होता है तो 4s2 4p3। तो कोई अगर n पीरियड से होगा तो बोलेंगे ns2 np3। तो आ गया ना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल्स टू ns2 np3। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोलेंगे 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5। आ रहा है समझ में। अब आते हैं हम लोग 16th ग्रुप पे। तो 16th ग्रुप बोलते हैं, या इसी को मेंडलीव के अकॉर्डिंग 6A बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, और इसी को हम लोग चैल्कोजन बोलते हैं। वाई चैल्कोजन, बिकॉज दे आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ओर, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से मेंबर आते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, तो हो गया इसका 1s2 2s2 2p4। हम लोग सीधा किस पे बढ़ते हैं, आउटर मोस्ट वाले पे। तो ऑक्सीजन सेकंड पीरियड से होता है तो 2s2 2p4। सल्फर थर्ड पीरियड से होता है तो 3s2 3p4। सेलेनियम फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है तो 4s2 4p4। तो अगर कोई n पीरियड से बिलोंग कर रहा है और वो 16th ग्रुप में आता है तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट एलिमेंट, तो बोलेंगे ns2 np4। कोई पूछे इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बोलेंगे 2 + 4 इज इक्वल्स टू 6। आ रहा है समझ में। अब पढ़ते हैं हम लोग 17th ग्रुप की तरफ। 17th ग्रुप, या इसी को हम लोग 7A बोलते हैं, क्योंकि पहला मेंबर फ्लोरीन होता है तो फ्लोरीन फैमिली बोलते हैं, और इनको हेलोजेंस बोलते हैं। कोई कहे वाई, बिकॉज दे आर यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। देखिए फ्लोरीन सेकंड पीरियड से होता है तो 2s2 2p5। क्लोरीन थर्ड पीरियड से होता है 3s2 3p5। ब्रोमीन फोर्थ पीरियड से होता है तो 4s2 4p5। तो जनरलाइज क्या कर सकते हैं कि इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, ns2 np5। और इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोलेंगे ns2 np5। तो व्हाट इज द
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल बोलेंगे 2 + 5 = 7। सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन = 7। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग 18th ग्रुप। 18th ग्रुप इसी को हम लोग जीरो ग्रुप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका वैलेंसी जीरो होता है। वैलेंसी जीरो क्यों होता है? क्योंकि इनका कंबाइनिंग कैपेसिटी जीरो होता है, ये किसी और से कंबाइन नहीं करते हैं, इनर्ट होते हैं, इसलिए इनको इनर्ट गैसेस बोलते हैं, इनको नोबल गैस बोलते हैं। ठीक है, ये लेस रिएक्टिव होते हैं। नियॉन की बात करें तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6। अरे इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है ना, तो हम लोग आउटर मोस्ट क्या हो गया? 2s2 2p6। और हिना, नीना और करीना की जीरोक्स रानी पढ़ते हैं ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो हम लोग पढ़ते हैं नियॉन का, देख लिया, पढ़ते हैं हम लोग क्रिप्टॉन का। तो देखिए फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। क्रिप्टन फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है, तो देखिए इसका आउटर मोस्ट क्या हो गया? 4s2 4p6। तो हम जनरलाइज बोला जाए तो क्या बोलेंगे? ns2 np6। ठीक है, इसके नंबर ऑफ वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलेंगे 2 + 6 हो गया 8। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है समझ में? लेकिन जो 18th ग्रुप होता है उसमें हीलियम भी आता है, लेकिन हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एक्सेप्शनल होता है। क्या? हीलियम होता है 1s2। ठीक है, तो हीलियम को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं 18th ग्रुप के, उनका जो जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? ns2 np6। ठीक है, तो मैं आपको एक बार तुरंत रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने फर्स्ट ग्रुप, उसका क्या होता है? ns1। फिर पढ़ा सेकेंड ग्रुप, उसका क्या होता है? ns2। फिर पढ़ा 13th ग्रुप, उसका क्या होता है? ns2 np1। फिर पढ़ा 14th ग्रुप, उसका क्या होता है? ns2 np2। फिर हमने पढ़ा 15th ग्रुप, उसका क्या होता है? ns2 np3। फिर हमने पढ़ा 16th ग्रुप, उसका क्या होता है? ns2 np4। फिर होता है 17th ग्रुप, उसका क्या होता है? ns2 np5। फिर होता है 18th ग्रुप, तो उसका क्या होता है? ns2 np6। ठीक है, एक चीज़ और समझाता हूँ मैं आपको, देखिए। कोई कहे व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक, तो देखिए एस ब्लॉक में या तो ns1 होगा या ns2 होगा, तो बोल देंगे ns122। या तो ns1 बोलेंगे तो फर्स्ट ग्रुप, ns2 बोलेंगे तो सेकंड ग्रुप। को बोले एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ग्रुप में होता है, इसलिए एस ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन हो गया ns122। कोई बोले व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक, अच्छा पी ब्लॉक, तो देखिए पी ब्लॉक स्टार्ट होता है 13 पे, एंड हो जाता है 18 पे। तो देखिए सब में तो ns2 कॉमन ही है, देखिए सब में तो ns2 कॉमन ही है, तो पी ब्लॉक का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है ns2। और देखिए np लिखेंगे तो वो किसी का 1 है, 13 में 1 है, 14 ग्रुप वाले में 2 आ रहा है, 15 में 3 आ रहा है, किसी में 4 है, 5 है, 6 है, तो कह सकते हैं np हो जाएगा 1 2 लेके 6। तो ये हो गया पी ब्लॉक का जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हम बोल दिए ns2 np1 तो 13th ग्रुप, ns2 np2 तो 14th ग्रुप, ns2 np3 तो 15th ग्रुप, ns2 np4 तो क्या बोल देंगे? 16th ग्रुप। ठीक है, आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा जो डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप्स है वो भी खत्म होता है। इसके बाद हम लोग आज के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज IUPAC नोमेनक्लेचर। क्या पढ़ते हैं? IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या पढ़ते हैं आज? IUPAC नोमेनक्लेचर। सबसे लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, हम लोग जानते हैं ना कि हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई नाम होता है, लेकिन क्योंकि उन नाम को याद करना कठिन हो रहा था, जैसे जैसे नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे, तो जिस साइंटिस्ट ने जिस एलिमेंट्स को डिस्कवर किया तो उन साइंटिस्ट ने उस एलिमेंट्स का नाम अपने नाम पे रख दिया। ठीक है, तो जो पीरियोडिक टेबल था उसको एलिमेंट्स का नाम याद करना था, वो डिफ़िकल्ट होता गया। तो IUPAC ने क्या बोला कि जिस भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर जो है वो 100 से ज़्यादा होगा, मतलब IUPAC ने बोला कि ऑल दोज एलिमेंट्स दैट हैव एटॉमिक नंबर मोर देन 100, उसका जो नेम है वो एक पार्टिकुलर रूल से दिया जाएगा। और वो रूल क्या कहता है मैं लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिखता हूँ मैं कि IUPAC gave names to elements of atomic number 100 as follows। ठीक है, तो जिस भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा उसका नामकरण कैसे करते हैं? तो देखिए कहीं भी 0 आ जाए तो उसको बोलेंगे नील। क्या बोलेंगे? नील। कहीं भी अगर 1 आ जाए तो उसको बोलेंगे अन। ठीक है, कहीं भी 2 आ जाए तो उसको बोलेंगे बाई। कहीं भी 3 आए तो उसको बोलेंगे ट्राई। कहीं भी 4 आए तो उसको बोलेंगे क्वाड। कहीं भी 5 आए तो उसको बोलेंगे पेंट। 6 को क्या बोलेंगे? हेक्स। 7 को हेप्ट नहीं बोलेंगे, 7 को बोलेंगे सेप्ट।
8 को बोलेंगे ऑक्ट और 9 को बोलेंगे इन, ठीक है। और इन सारे एलिमेंट्स में सफिक्स क्या ऐड कर देंगे, ईएम। सो लिखने हैं लास्ट में इन ऑल द एलिमेंट्स सफिक्स इज ईएम, ठीक है। IUM सफिक्स मतलब जो लास्ट में ऐड होता है, तो ईएम ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मैं बोला 101, ठीक है, तो 1 को क्या लिखेंगे अन, 0 को क्या लिखेंगे नील, फिर 1 को क्या लिखेंगे अन, और लास्ट में क्या ऐड कर देंगे ईएम। तो 101 को क्या बोलेंगे अन नील अनियम, ठीक है। अगर को बोले 104, तो 1 को क्या बोलेंगे अन, 0 को क्या बोलेंगे नील, 4 को क्या चीज बोलेंगे क्वेड, और लास्ट में क्या ऐड कर देंगे ईएम, तो हो गया अनिल क्वेडियम, ठीक है। तो यही आपको लिखा हुआ देखिए 101 को बोलते हैं अनिल अनियम, 102, 103, 104, 105। तो आप ये लिख के प्रैक्टिस करें, ये इजी पार्ट है, आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, मैंने आपको हिंट दे दिया इसका। एक चीज आप याद कर लेंगे, जो एटॉमिक नंबर 101 है, इसका एलिमेंटल नेम क्या होता है, मेंडेलिवियम। 102 को बोलते हैं नोबेलियम, क्योंकि एक बार नीट में ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि एटॉमिक नंबर देके उसका एलिमेंटल नेम पूछ दिया गया, तो यही आप याद कर लेंगे, ठीक है। आपको एक दिन में नहीं याद होगा, आपको डेली देखना पड़ेगा, लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वो ये 106 को बोलते हैं सीबोर्गियम, 107 को बोलते हैं बोरियम, 108 को बोलते हैं हैसियम। और ये जो टेबल है ये आपके NCERT में दिया गया है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो बुक है पीरियोडिक टेबल वाला, उसमें ये टेबल दिया गया है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़िए मन लगा के, कल हम लोग पढ़ते हैं फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक पढ़ लिए, कल पढ़ेंगे कि ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।